तो दोस्तों नमस्कार, किसान भाइयों नमस्कार। कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की आज की इस मल्टीप्लायर टेक्निक की ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मैं जगदीश भगत तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो ये मीटिंग है, ये किसान भाई को समृद्ध करने के बारे में मीटिंग है। आने वाले अगले 40 से 45 मिनट अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जाएगी। इस मीटिंग में हम 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपकी कंपनी ने सन 2001 से सन 2014 तक लगातार 13 साल रिसर्च करके 370 लोगों की मदद से लगातार 13 साल रिसर्च करके जो रिसर्च किया है उसका निचोड़ हम आज आने वाले 40 से 45 मिनट में देखने वाले हैं। तो इस 40 से 45 मिनट के सेशन में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 कि प्राकृतिक यंत्रणा क्या है। जैसे एक बीज जमीन में जब जाता है, सूर्य प्रकाश, हवा और पानी उसको मिलना शुरू होता है तो उसको अंकुर निकलता है। अंकुर निकलने के बाद 2 छोटी पत्तियां आती है, फिर वो छोटा पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसको फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उसके बाद उसमें से नया बीज बनता है। ये एक प्रकृति ने बनाई हुई प्राकृतिक यंत्रणा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये प्राकृतिक यंत्रणा कैसे काम करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे खेतों की मिट्टी में इस प्राकृतिक यंत्रणा में क्या बिगाड़ आ गया है, वो डीएक्टिवेट क्यों हो गई है। अगर आप जंगल में जाके देखेंगे तो जंगल में कभी भी किसी ने रासायनिक खाद डाली नहीं है, ना ही कोई जाता है, ना ही कि कोई स्प्रे करने जाता है। लेकिन जंगल में वन संपदा जो है वो आबाद है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, कई सालों से है, तो वहां पर ये सिस्टम एक्टिव है। हम ये देखेंगे कि हमारे खेतों में ये प्राकृतिक सिस्टम डीएक्टिवेट क्यों हो गई, किन कारणों से हो गई, और उसका क्या खामियाजा हम अभी आज की तारीख में भुगत रहे हैं कि हमारा खर्चा बहुत बढ़ गया है और उत्पादन कम हो गया है। और हम तीसरा बात करेंगे कि इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। ने प्राकृतिक यंत्रणा क्या है, उसमें बिगाड़ क्या है और सुधार हम उसमें कैसे ला सकते हैं। बिगाड़ में हम और एक चीज महत्वपूर्ण सुनेंगे, देखेंगे, वो ये कि कीड़ और रोग आने का मुख्य कारण क्या है। आज हर हर किसान अपनी फसल में, चाहे कोई भी फसल लगाई हो, पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है, जहरीली दवाइयों का छिड़काव करता है, लेकिन आज तक किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कीड़ और रोग आने का मुख्य कारण क्या है। तो आज हम ये देखेंगे कि कीड़ और रोग आने का मुख्य कारण क्या है, उसके ऊपर उपाय योजना क्या करनी है वो भी हम देखेंगे और वो भी हम करेंगे। तो इस तरीके से आज की मीटिंग 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के इर्द गिर्द चलने वाली है। तो आइए सबसे पहले प्राकृतिक यंत्रणा के ऊपर बात करते हैं। अगर आप आपके खेत की 1 ग्राम मिट्टी उठा के लाए, 1 ग्राम मिट्टी, उसमें भगवान ने, प्रकृति ने 10 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु दिए हैं। अगर आप आपके खेत की 1 ग्राम मिट्टी उठा के लाए, उसमें प्रकृति ने 10 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु दिए हैं। 1 ग्राम मिट्टी होती कितनी होती है, इतनी सी। और उन जीवाणुओं के अतिरिक्त जो भाग है उसमें, वो सभी तरह के खनिज हैं, सभी तरह के मिनरल्स हैं। अब प्रकृति ने क्या सिस्टम बनाया है, ये सूक्ष्म जीवाणु इस खनिज को खाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर ताकत आती है, ऊर्जा आती है, वैसे ये खनिज खाने से जीवाणुओं में ताकत आती है, ऊर्जा आती है, और वो पेशी विभाजन से बढ़ते हैं। पेशी विभाजन का मतलब है 1 से 2 हो जाना। हर 13 से 18 मिनट में जीवाणुओं की एक नई पीढ़ी जन्म लेती है, पुरानी मर जाती है, और फिर एक नई पीढ़ी जन्म लेती है, पुरानी मर जाती है। जो मर रही है, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु की जो डेड बॉडी है, उसको जीवाश्म कहा गया है। और ये जीवाश्म हमारी फसलों को खाद बन के उपलब्ध होता है। अगर आपके पास कागज पेन है तो लिख लीजिए अभी जो मैं अगला सेंटेंस बोलने वाला हूं। हम जो भी रासायनिक खाद हमारी खेतों में देते हैं, फसल उसको डायरेक्ट नहीं खाती है, उसको जीवाणु खाते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं, फिर फसल को वो उपलब्ध होते हैं। यही प्रकृति ने बनाया हुआ सिस्टम है। और तीसरा,
कक्षा 4 में हमने पढ़ा है केंचुआ ये किसान का मित्र होता है, दोस्त होता है। अर्थवर्म इज फ्रेंड ऑफ फार्मर। आज की तारीख में हमें हमारे खेतों में केंचुए दिखाई नहीं देते हैं। अगर दिखाई भी दिए तो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं, और दिखाई भी दिए तो सिर्फ बरसात के मौसम में हमें दिखाई देते हैं। तो ये केंचुए क्या काम करते हैं, अभी कहाँ चले गए, वापस कैसे आएंगे और गए कहाँ हैं, ये सभी सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। तो आज हम ये भी देखेंगे सुधार में कि केंचुओं का रोल क्या है और केंचुए कहाँ गए और ये वापस कैसे आएंगे और वापस आने पर हमारे खेतों में क्या करामत होने वाली है। तो ये सारी चीजें सुधार में हम देखने वाले हैं। बहरहाल अब एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे कई किसान गन्ने की खेती करते हैं, ये कुछ उदाहरण ले रहा हूं, आप जो भी खेती करते हैं उसका उदाहरण लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे गन्ना जो है 40 टन 1 एकड़ में निकाला जाता है। टमाटर अगर आप लेते हैं तो 1000 कैरेट टमाटर निकालते हैं, एक कैरेट 20 किलो का होता है, तो 20,000 किलो हो गया, 20 टन टमाटर निकलता है। कोई भी फसल ले लीजिए आप, जो भी फसल आप लगाते हैं उसका एक एवरेज है और उस एवरेज में आप वो निकालते हैं, है ना। अब 40 टन गन्ना निकालने के लिए या 20 टन गन्ना निकालने के लिए 8 से 10 बोरी आप खादों की लगाते हैं। एक बोरी होती है 50 किलो की, लगभग 500 किलो, किसी फसल में 400 किलो आप ऐसे खाद लगाते हैं। जो फसलें कम उत्पादन देती है वहां खाद भी कम लगाते हैं, इसीलिए हमने 2 फसलों का उदाहरण दिया, कोई भी फसल आप ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि खाद हमने लगाई है 500 किलो और हमने माल निकाला है 20,000 किलो टमाटर। खाद हमने लगाई है 500-600 किलो और गन्ना हमने निकाला है 40,000 किलो, 40 टन। कोई कोई 30 टन लेता है तो 30,000 किलो, कोई 35 टन लेता है तो 35,000 किलो। लेकिन खाद डालने में और उत्पादन निकालने में बहुत बड़ा अंतर है। 500 किलो कहाँ तो 20,000 किलो कहाँ, 500 किलो कहाँ तो 40,000 किलो कहाँ, ये तफावत है, बहुत बड़ा अंतर है। ये क्यों है मैं अभी वो बताऊंगा। कोई भी फसल आपने लगाई, उसका जो उत्पादन आप लेते हैं उसका 96.2%, 96.2% वो फसल हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और सूर्य प्रकाश के माध्यम से बनाती है। आप जो भी उत्पादन लेते हैं उसमें 96.2% हवा, पानी और सूर्य प्रकाश का रोल होता है और बाकी बचा 3.8% ये मिट्टी से रोल होता है, जो मैंने अभी आपको बताया जीवाणुओं के माध्यम से। इस तरीके से 100% आप उत्पादन लेते हैं। इसलिए जमीन में आपने 500 किलो खादें डाली और आपने यहाँ पर 20,000 या 40,000 किलो माल निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि 96.2% जो रोल अदा किया है हवा, पानी और सूर्य प्रकाश ने किया। अब एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है, वो सवाल क्या है कि हवा तो रोज चलती है, बरसात रोज आती है, बरसात के दिनों में पानी है और सूर्य प्रकाश भी रोज आता है, तो 96.2% तो रोज ही फ्री में मिल ही रहा है, वो तो वरदान है हमारे लिए। तो फिर किसान भाई का उत्पादन कम क्यों हो गया है? अब इसका जवाब ऐसा है कि जब हमारी फसलें सूर्य प्रकाश की मदद से फोटोसिंथेसिस करती हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, यानी कि अन्न द्रव्य बनाती हैं, तो वो रात को नीचे भेजा जाता है और नीचे से सफेद जड़ों के माध्यम से, जीवाणुओं के माध्यम से जो अन्न द्रव्य ऊपर आया है, ऊपर से आया अन्न द्रव्य और नीचे से आया अन्न द्रव्य, दोनों का संयोग होता है। किस जगह पर? जहां से जड़ें शुरू होती है, जहां से तना शुरू होता है, कंप्यूटर होता है उस जगह पर। और जब ये दोनों अन्न द्रव्य मिलते हैं, इनका संयोग होता है, तब कंप्लीट फूड बनता है और तब ये पौधा निर्णय लेता है, ये पेड़ निर्णय लेता है कि अभी मैं फलों में कितना रखूं, फूलों में कितना रखूं, पत्तों में कितना रखूं, स्टोरेज कितना रखूं, नीचे स्प्रे कितना करूं। ये सिस्टम बनाई है। अब ऊपर से तो सब कुछ बराबर चल रहा है, जो भी सूर्य ऊर्जा की मदद से अन्न द्रव्य तैयार हो रहा है वो नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे जो जमीन से आना चाहिए
वो प्रॉपरली उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से दोनों का संयोग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कंप्लीट फूड तैयार नहीं हो रहा है। और कंप्लीट फूड तैयार न होने की वजह से हमारी फसलों को उसकी आवश्यकता से कम भोजन मिल रहा है, इसीलिए हमारा जो प्रोडक्शन है वो नीचे चला जाएगा। अब हम आगे बिगाड़ जब आएगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जमीन से आने वाले जो अन्न द्रव्य जीवाणुओं के माध्यम से वो कम क्यों हो गए और हमारा उत्पादन ये कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। और भी कारण है बिगाड़ में वो आने वाले हैं, इसीलिए हम कम मिट्टी में खादें डालते हैं और ज्यादा उत्पादन लेते हैं सूर्य प्रकाश, हवा और पानी की वजह से। अब बिगाड़, अब सुधार में एक मुद्दा केचुआ रह गया है, वो मैं अंत में लेने वाला हूँ। सुधार के समय प्राकृतिक यंत्रणा में केचुआ जो मुद्दा मैंने बताया था वो आखिरी में लेने वाला हूँ। बिगाड़ क्या है, बिगाड़ समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ आपको। हमारे हिंदुस्तान में सन 1968 में रासायनिक खादों का आगमन हुआ। तो क्या उसके पहले लोग खाना नहीं खाते थे? खाते थे। क्या उसके पहले खेती नहीं होती थी? होती थी। और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो लगभग 100 साल की उम्र, एवरेज उम्र कही जाती थी। 100 साल की उम्र तक जीता था आदमी। और आप देखेंगे कि उस समय पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते थे लोग, और बड़े बड़े पत्थर उठा के किले बांधे उन्होंने पहाड़ों पर ले जाके। आप देखिए प्राचीन समय का जो इतिहास देखेंगे या कोई किले पर आप जाएंगे तो देखेंगे, यानी वो ताकतवर भी होते थे, मजबूत भी होते थे। लेकिन 1968 के बाद सिनेरियो बदल गया, रासायनिक खादों का हमारे यहाँ आगमन हुआ। यूरिया रासायनिक खाद है। अगर आप यूरिया की बैग ले आते हैं, 50 किलो की बैग है, अभी 45 किलो आने लगी है पर हिसाब के लिए 50 किलो गिनेंगे हम। यूरिया की बैग पर लिखा होता है 46% एन नाइट्रोजन। मटेरियल तो उसमें 100% है, उसमें से 46% नाइट्रोजन लिखा है, लेकिन बचा 54% क्या है ये लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, अब इसका किलो में अगर गणित करेंगे तो 100 किलो में 46% मतलब 46 किलो, 100 किलो में 46 किलो, तो 50 किलो में हुआ 23 किलो। 23 किलो 50 किलो में काम की चीज है। आपने 50 किलो की बैग लाई, उसमें 23 किलो नाइट्रोजन है, बाकी बचा 54% यानी 27 किलो क्या है ये लिखा हुआ नहीं है। ठीक वैसे ही जब आप फॉस्फेट की बैग लाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 16% SSP यानी 16% सिंगल सुपर फॉस्फेट, यानी कि 8 किलो फॉस्फेट है उसमें। 100 किलो में 16 किलो, 16% मतलब 100 किलो में 16 किलो, तो 50 किलो में 8 किलो, और बाकी का 42 किलो यानी कि 84% उसमें क्या है ये लिखा हुआ नहीं। अब ये क्या है, ये सॉल्टी मटेरियल है, कचरा है, कंकड़ है, कूड़ा है, घान है, जिसकी हमारी मिट्टी को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कचरा है, सॉल्टी मटेरियल है, और सन 1968 से हम ये मिट्टी में डाल रहे हैं। अब देखिए, आपने एक बैग यूरिया की इस्तेमाल की, वो इस्तेमाल करने के बाद जीवाणु जो है नाइट्रोजन देने वाले, ये नत्र है ना, एन मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन देने वाले जीवाणुओं ने इसको खाया, बड़े मरे, फसल को उपलब्ध हुए, तो 50 किलो में से ये 23 किलो काम का मटेरियल जीवाणुओं के माध्यम से उठा लिया गया, लेकिन ये वहां पर अभी भी डंप होके पड़ा है। फॉस्फेट जब आपने दिया तो फॉस्फेट के जीवाणुओं ने फॉस्फेट पहुंचा दिया, 42 किलो ये सॉल्टी मटेरियल अभी तक डंप होके पड़ा है, और ये हर बार रासायनिक खाद देने के बाद ये वहां पर डंप होके पड़ा है, और हम सन 1968 से रासायनिक खादें दे रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम हम भुगत रहे हैं वो बताता हूं आपको। नंबर 1, क्या बिगाड़ आए हैं पता चलेगा अभी आपको। नंबर 1, सूक्ष्म जीवाणु जो है उनकी संख्या कम हो गई।
क्यों कम हो गई है उनके कारण बताता हूँ। पहला कारण, ये पौधा है और रासायनिक खाद देते समय हम यहाँ पर रासायनिक खाद नहीं देते, थोड़ा सा अंतराल से देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि यहाँ रासायनिक खाद अगर दे दी तो ये पौधा जल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा अंतराल से देते हैं। ठीक, जल जाएगा मतलब क्या? रासायनिक खादों में उष्णता है, हीट है, गर्मी है, और जब आपने रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया, उस आसपास उसके जो गर्मी का प्रभाव है, वहां पर रहने वाले जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु है, ये मरना शुरू हो गए। एक जीवाणु ने नया पैदा करके पुराना मरना चाहिए, फिर इसने नया पैदा करके पुराना मरना चाहिए, लेकिन ये यहीं पर मर जाता है, तो इसकी पीढ़ी आगे चलती नहीं है। इसकी वजह से सूक्ष्म जीवाणु की संख्या क्या हो गई है? कम होना शुरू हो गई। मैंने आपको बताया 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होने चाहिए, तब वो मिट्टी खेती करने लायक मिट्टी कहलाती है, आदर्श मिट्टी कहलाती है। अगर आप जंगल में जाके देखेंगे तो 1 ग्राम मिट्टी में 20 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु दिए हुए हैं, क्योंकि वहां कभी रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और आज हमारी खेतों में 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ या उससे कम सूक्ष्म जीवाणु है। 1 करोड़ या उससे कम, यानी अगर हम तुलना करेंगे, एक अच्छी मिट्टी की तुलना में 9 गुना कम जीवाणु हो गए, और जंगल की मिट्टी से तुलना करेंगे तो 19 गुना हमारी मिट्टी में जीवाणु कम हो गए। एक दूसरा, ये जो सॉल्टी मटेरियल इतने वर्षों से हमारी मिट्टी में जा रहा है, जो पड़ा है, उसकी वजह से हमारी मिट्टी कड़क हो गई, और कड़क मिट्टी होने की वजह से, जीवाणु कम होने की वजह से हमारी मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो बिगड़ गया है। ऐसा कहते हैं 6.5 और 7.5 ये पीएच लेवल है आदर्श मिट्टी का। अगर 6.5 से नीचे पीएच लेवल है तो भी आपका उत्पादन कम हो जाएगा, 7.5 से ज्यादा पीएच है तो भी आपका उत्पादन कम हो जाएगा। तो ये इसके बीच में मेंटेन होना जरूरी है। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। फर्स्ट फ्लोर 8 नंबर। पीएच लेवल बिगड़ गया है, और पीएच लेवल बिगड़ने की वजह से भी हमारा उत्पादन कम हो गया है। अगर 7.5 से ज्यादा पीएच लेवल हो गया या 6.5 से कम हो गया, दोनों ही परिस्थिति में हमारा उत्पादन नीचे चला गया। और कड़क मिट्टी होने से क्या नुकसान होगा पता है? ये छोटी छोटी बातें भी मैं इंक्लूड क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि एक बात की वजह से 3-3, 4-4 खर्चे हमारे बढ़ गए। जैसे बताता हूँ, कड़क मिट्टी हो गई तो पहले लकड़ी के हल से चलाता था किसान हल, अभी लकड़ी का हल कोई काम नहीं आता है। अभी हम क्या लाते हैं? लोखंड का हल लाते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं। उसको तो हम नहीं खींच सकते, बैल भी नहीं खींच सकता, ट्रैक्टर चाहिए। तो देखिए, लोखंड का हल लाने का खर्च बढ़ गया, ट्रैक्टर का खर्च बढ़ गया, ट्रैक्टर की ईएमआई भर रहे हैं आप, यानी ब्याज का खर्च बढ़ गया, ट्रैक्टर के डीजल का खर्च बढ़ गया, ट्रैक्टर के मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया, और ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति यानी ड्राइवर यानी मानवीय श्रम बढ़ गया। एक चीज की वजह से 6 खर्च बढ़ गए आपके। तो ये छोटी छोटी बातें इसीलिए बताने जरूरी है कि खर्च हमारा बढ़ रहा है, लेकिन उसके बदले में उत्पादन बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। ये आज हमें समझना बहुत जरूरी है। तीसरा, जो हमारी मिट्टी में खनिज है वो 3 स्वरूप में होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हम गेहूं की रोटी खाते हैं, तो गेहूं जो है ये तीसरा स्वरूप है, थर्ड फॉर्म है। और गेहूं हम डायरेक्ट नहीं खाते हैं, हम गेहूं को पीसते हैं, पीस के आटा बनाते हैं, और आटे से हम रोटी बनाते हैं, फिर रोटी खाते हैं। मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक गेहूं है, लेकिन ये इसका तीसरा फॉर्म है, आटा इसका द्वितीय फॉर्म है, और रोटी जो हमने खाई वो इसका उपलब्ध अवेलेबल फॉर्म है, इसको हम खाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी मिट्टी में खनिज 3 फॉर्म में होता है। वातावरण में बदलाव से, सूर्य ऊर्जा की मदद से कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो ये तीसरे को खा करके द्वितीय में कन्वर्ट करते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो द्वितीय को प्रथम में कन्वर्ट करते हैं, और बाकी सभी तरह के जीवाणु अवेलेबल फॉर्म को खा करके फसलों को पहुंचाते हैं।
अब क्या हो गया है, जीवाणुओं की संख्या कम होने की वजह से तृतीय से द्वितीय का रूपांतरण की स्पीड कम हो गई, द्वितीय से प्रथम की स्पीड बहुत कम हो गई है, और प्रकृति ने बिना मूल्य दिया हुआ जो भोजन है, हमारी मिट्टी के खनिज है, वो बिना बिना मूल्य मिलने वाला भोजन हमारी फसलों को मिलना बंद हो गया है, कम हो गया है। इसीलिए हमें बाहर से रासायनिक खादें लाकर डालनी पड़ती। देखिए, आज की तारीख में अगर किसी किसान भाई से हम पूछें कि रासायनिक खादें नहीं डाली तो वो कहेंगे कि उत्पादन नहीं आएगा, और ये सही बात है। क्यों? क्योंकि जमीन का बिना मूल्य मिलने वाला खनिज भी हमारी फसलों को नहीं मिलेगा, और बाहर से आप भी खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है, कम हो जाएगा। वो जमीन से भी नहीं मिल रहा है, बाहर का भी नहीं मिलेगा, तो उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। तो खनिज का रूपांतरण की स्पीड जो है वो कम हो गई। चौथा, केचुए हमारी मिट्टी में रह सके, बढ़ सके, खाना खा सके, ऐसा वातावरण वहां पर नहीं है, इसीलिए केचुए जो है हमारी मिट्टी से पलायन कर गए, पलायन कर गए। किसी को ही नहीं पता कहाँ चले गए, कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या काम करते हैं। आज हम वो सब चीजें केचुए ये विषय पर स्पेशली देखने वाले। पांचवा क्या नुकसान हुआ पता है? पांचवा नुकसान ये हुआ है कि हमारी मिट्टी में रासायनिक खादों का अत्यधिक इस्तेमाल करने की वजह से, रासायनिक खादों का अत्यधिक इस्तेमाल करने की वजह से ऑक्सीजन हट गया है, प्राणवायु हट गई, और ऑक्सीजन हटने के दो नुकसान हुए अपने। नंबर 1, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हुई है। पहले हमने देखा रासायनिक खादों की उष्णता की वजह से कम हो रहे हैं, और दूसरा ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कम हो रहे हैं। जीवाणु हमारे जैसे हैं, हमें जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार जीवाणु भी हमारे जैसे एरोबिक है, इन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन हट जाने की वजह से, कम होने की वजह से दम घुटकर ये मरने लगे, तो जीवाणु की संख्या और भी कम होने लगी। और दूसरा क्या नुकसान हुआ पता है? हमारी फसलों में कीड़ रोग का आगमन हो गया। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे? अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारी फसलों में कीड़ और रोग आने का मुख्य कारण क्या है। बात एकदम आसान है, लेकिन कोई भी पेस्टिसाइड बेचने वाली कंपनी, बड़े बड़े प्रतिनिधि हमें ये नहीं बताते हैं कि कीड़ और रोग आने का मुख्य कारण ये है, आप इसकी उपाय योजना कीजिए। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो आज 13 साल के रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि कीट और रोग आने का मुख्य कारण क्या है। अच्छे से समझ लीजिए, हमारी मिट्टी से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटने की वजह से मिट्टी में विषाणु पैदा होना शुरू हुए। पहले हम बात कर रहे थे जीवाणुओं के बारे में। जीवाणु दो शब्दों को मिलाकर एक बना है, जीव प्लस अणु, जीवाणु। अभी हम बात कर रहे हैं विषाणु की, विष अधिक अणु, विषाणु। नाम में ही देखो आपको अर्थ समझ में आएगा। जीव अणु जीवाणु ये हमारे मित्र हैं, विष अणु विषाणु ये हमारे शत्रु हैं। तो शत्रु बढ़ गए और मित्र कम होने चालू हो गए। अब देखिए क्या हुआ, हमारी फसलों ने सूर्य प्रकाश की मदद से फोटोसिंथेसिस करके जो अन्न द्रव्य बनाया वो रात को नीचे भेजा, और नीचे भेजने के बाद ये रूट जोन में विषाणु पैदा हो गए, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। उन्होंने उस अर्क की चोरी कर ली, अन्न द्रव्य की चोरी कर ली, पी गए और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू हो गए। फिर दूसरे दिन हमारे फसलों ने मेहनत की, पौधों ने मेहनत की, नीचे अर्क भेजा, इन्होंने अर्क पी लिया और उनकी संख्या बढ़ाना शुरू हो गई। तो क्या हुआ, हमारे फसलों के भोजन की चोरी रोज होने लगी, और वो चोरी होने की वजह से हमारी फसल कमजोर हो गई। अब आप ये बताइए, कमजोर व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ेगा या जो रुष्ट पुष्ट स्ट्रांग है वो पड़ेगा? कमजोर है वो पड़ेगा। अब जैसे ही फसल हमारी कमजोर हो गई, यहाँ पर प्रकृति का एक नियम एक्टिवेट हो जाता है। वो नियम क्या है बताता हूं। ये पौधा है, मान लेते हैं टमाटर का पौधा है।
ये कमजोर पौधा है और इस कमजोर पौधे का जो टमाटर आएगा वो छोटी साइज का आएगा, यानी उसका बीज और कमजोर आएगा। फिर उस बीज को बोएंगे तो उससे और कमजोर पौधा निकलेगा, फिर उससे आने वाला टमाटर और कमजोर होगा, फिर उससे आने वाला और कमजोर होगा, फिर उससे आने वाला और कमजोर होगा। तो धीरे धीरे करते इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त ना हो और पृथ्वी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा जाए, इसीलिए कमजोर पौधा अगर होगा, कमजोर प्राणी होगा, कमजोर इंसान होगा, तो उसको नष्ट करने का चक्कर प्रकृति चलाती और वो कीड़ और रोग के माध्यम से होता है। तो ये जो पौधा कमजोर हो गया, इसको नष्ट करने के लिए प्रकृति कीड़ और रोग का अटैक करती, और जैसे ही हमें कीड़ दिखती है हम क्या करते हैं, कृषि सेवा केंद्र पर जाते हैं, पेस्टिसाइड लाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। अब किसान भाई यहाँ पर दुविधा में होता है, फंस गया हूं। अगर किसान भाई ने स्प्रे नहीं किया तो क्या होगा, वो जो कीड़ जिस काम के लिए आई है इसको नष्ट करने के लिए, इसको नष्ट करके चली जाएगी। और अगर स्प्रे किया तो क्या होता है, एक हमारी मानसिकता होती है कि हमारी फसल को बचाने के लिए हमने कुछ किया। दूसरा, हमें ये अपेक्षा होती है कि जहरीली दवा से कीड़े मर जाएंगे और हमारी फसल बचेगी, तो कुछ उत्पादन हमारे हाथ में आएगा। इसीलिए हम क्या निर्णय लेते हैं कि स्प्रे कर देते हैं पेस्टिसाइड का। लेकिन ये पहले से कमजोर है और 8 दिन से ये काम कर रही है, 10 दिन से काम कर रही है, लेकिन इसको भोजन मिल नहीं रहा है, वो तो चोरी हो रहा है। और ऊपर से हमने इसको जहर दे दिया, इसको खिलाने काजू बादाम चाहिए थे, लेकिन हमने क्या किया, जहर पिला दिया। तो इसकी जो उत्पादन देने की क्षमता है वो और कम हो जाती है, जहर का प्रभाव उस पर भी होगा ना, तो वो बढ़ने की बजाय कम हो जाती है उत्पादन क्षमता। तो हमारा उत्पादन बढ़ने की बजाय कम हो जाता है और 4-5 तरह के खर्चे बढ़ गए। जहरीली दवा का खर्च बढ़ गया, एक जो पंप से आप स्प्रे करेंगे वो पंप लाने का खर्चा हो गया, 2। उसके बाद आपका तीसरा, मानवीय श्रम, उस स्प्रे को करने के लिए आपको व्यक्ति लगेगा, मजदूर लगेगा, मानवीय श्रम बढ़ गया। चौथा, विष युक्त भोजन हम ग्रहण करने लगे और बीमारियां हम में बढ़ने लगी। तो एक चीज की वजह से 4-4, 5-5 तरह के जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, एडिशनल क्या हुआ, इस साल आपने अगर एक स्प्रे किया है तो 100 में से 80 कीड़े मर जाते हैं, 20 बच जाते हैं। और ये जो 20 बच जाते हैं, ये जब अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं, जो घटक आपने स्प्रे किया था इसकी रोग प्रतिकार क्षमता लेके जन्म देते हैं। तो अगले साल क्या होता है, पिछले साल वाला घटक काम नहीं आता है, थोड़ा सा और हम स्ट्रॉन्ग लाते हैं और छिड़काव करते हैं, फिर उसके अगले साल और स्ट्रॉन्ग लाते हैं और छिड़काव करते हैं। ऐसा करते करते 15,000 रुपए लीटर के पेस्टिसाइड तक हम पहुंच गए, लेकिन कीड़ रोग का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सके। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो हमें ये बोले कि हमने सफेद मक्खी का अस्तित्व खत्म कर दिया है, उल्टा कम होने की बजाय वो बढ़ती जा रही है। और इसका कारण क्या है कि प्रकृति जो है उसको नष्ट करना चाहती है और हम उसको बचाना चाहते हैं, यानी प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई हमने शुरू कर दी है और हमेशा प्रकृति ही जीतती है और जीत रही है, इसीलिए वो समाप्त नहीं हुए। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, तब प्रकृति हमारे लिए वरदान बनेगी, ब्लेसिंग्स बनेगी। तो एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा आपको, अत्यधिक रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटने की वजह से वहां पर हानिकारक विषाणुओं ने जन्म लिया, जिन्होंने रोज हमारे फसलों के भोजन की चोरी की, और वो चोरी होने की वजह से हमारी फसलें कमजोर हो गई और कमजोर फसल को नष्ट करने के लिए प्रकृति के द्वारा कीट और रोग का उस पर आक्रमण किया गया। तो ये 5वां सबसे बड़ा नुकसान हमें ये मिला। अच्छा, इसके अलावा भी छोटे छोटे और नुकसान है, ये महत्वपूर्ण मैंने आपको नुकसान बताया। अब छोटे छोटे और बताता हूँ। देखिए, पानी ज्यादा लगने लगा, हीट बढ़ गई, रासायनिक खादों की वजह से तो पानी ज्यादा लगने लगा, कम पानी में अभी खेती नहीं होती है। अच्छा, पानी ज्यादा लगने लगा का मतलब क्या, आपकी मोटर जो है वो ज्यादा समय तक चलती है पानी देने वाली,
मोटर ज्यादा समय तक चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती है, और ज्यादा समय वो चलेगी तो मेंटेनेंस जल्दी जल्दी निकलेगा। तो बात एक छोटी सी है, उसकी वजह से 3 खर्चे बढ़ गए। और एक बताता हूँ, खरपतवार ज्यादा आने लगी। मिट्टी अगर आपकी कड़क है तो खरपतवार की मात्रा बढ़ जाएगी, मिट्टी अगर आपकी नरम है तो खरपतवार अपने आप कम हो जाती है। अब कड़क मिट्टी होने से खरपतवार बढ़ गई, खरपतवार बढ़ने से खरपतवार नाशक का खर्च बढ़ गया, एक खरपतवार नाशक को छिड़काव करने के लिए मानवीय श्रम बढ़ गया, 2, प्लस खरपतवार नाशक से हमारी मिट्टी और ज्यादा जल्दी खराब होने लगी, 3, और खरपतवार नाशक से भी हमारा नुकसान होने लगा, जहर जाने लगा, फसलों में भी पहुंचने लगा, तो जाने अनजाने हमारे पेट में वो जा रहा है। तो एक छोटी सी बात से 4 खर्चे बढ़ रहे हैं, एक छोटी सी बात से 5 खर्चे बढ़ रहे हैं, और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या हुआ, हमारी फसलें कमजोर हो गई, उत्पादन क्षमता कम हो गई, एक ओर से खर्चे हमारे बढ़ गए, दूसरी ओर से हमारा उत्पादन कम होते होते बहुत ही कम हो। इसलिए आज की तारीख में कृषि प्रधान देश में जहां 3 मस्त ऋतुएं दी हैं, ऐसे देश में रोज हम पढ़ते हैं तो आत्महत्या करने वाला एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यवसाय वाला व्यक्ति है, वो है किसान। और इसका हमें बड़ा दुख है, पता है क्यों? ये पेन है, एक भी ऐसी मशीन नहीं है, ये एक पेन डाल दूं तो ऐसे 50 पेन बाहर आए। एक घड़ी है, एक ऐसी मशीन हो उसमें एक घड़ी डाल दी तो 50 घड़ियां बाहर आ जाए, एक शर्ट डाल दी तो 100 शर्ट आए, ऐसी कोई मशीन नहीं। लेकिन एक मक्के का दाना अगर आप जमीन में डालते हैं तो कितने दाने मिलते हैं? 200, 300, 400, 500। एक बाजरे का दाना डालते हैं तो कितने बाजरे के दाने मिलते हैं? वैसे ही सेम टू सेम, एक आम आपने लगाया तो कितने आम मिलते हैं? एक नींबू लगाया तो कितने नींबू मिलते हैं? 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 500 गुना, या इन्फानाइट इनकम मिलती है। तो खेती एक ऐसा व्यवसाय है जो एक को 100 गुना, 200, 500 गुना करता है, लेकिन इसके बावजूद आत्महत्या करने वाला किसान ही। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रकृति की बनाई हुई सिस्टम थी वो पूरी बिगाड़ के रख दी, और उसकी वजह से हमारे खर्चे बहुत ऊपर चले गए और उत्पादन हमारा कम हो गया। तो इस साल 1 लाख रुपए किसान भाई ने लगाए तो उत्पादन 70,000 का आता है, अगले साल लगाए 2 लाख रुपए तो उत्पादन 1.5 लाख का आता है। पहले साल 30,000 नुकसान हुआ, अगले साल 50,000 हुआ। 8-10 साल तक वो झेलता है, 8-10 साल में कर्ज का बोझ बड़ा हो जाता है, फिर उसको लगता है ये तो मैं कर्ज दे नहीं पाऊंगा, और फिर उसको लगता है आत्महत्या ही आसान उपाय है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो खेती जैसा दूसरा व्यवसाय नहीं। और आपकी कंपनी कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने आपका खर्च कम करके उत्पादन को 3 गुना तक ले जा करके किसान भाई को समृद्धशाली बनाने का मिशन हाथ में लिया है, और उस मिशन को लेकर के हम चल रहे हैं। आज की मीटिंग भी उस मिशन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम आगे देखेंगे कि इस मिशन के माध्यम से हम अपनी मिट्टी में सुधार कैसे करें। तो प्राकृतिक यंत्रणा हमने देखी, और हमने ये भी देखा कि बिगाड़ क्या क्या आए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इन बिगाड़ में हम सुधार कैसे ला सकते हैं, और सुधार लाकर हम आने वाली भी पीढ़ी को एक अच्छी और उपजाऊ मिट्टी कैसे जायदाद के तौर पर देके जा सकते हैं। सुधार, अच्छा, 1968 से आज है 2020, 50 साल बिगाड़ आने में लगे। पहले तो ये समझ में ही नहीं आया, 2001 से समझ में आने लगे लोगों को। अभी तो बहुत ही ज्यादा लोगों को समझ में आने लगे हैं ऑर्गेनिक की तरफ। अभी भारत सरकार की भी पहल हो गई है ऑर्गेनिक की तरफ, और आपकी कंपनी को ये 2001 में ही समझ आया था। तो ये 13 साल तक के जो रिसर्च किया गया, इस रिसर्च का नाम रखा गया मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जो है ये खाद भी नहीं है और ये दवा भी नहीं, सिंपली अगर हम कहें तो ये सॉइल रिफॉर्मर है। आपकी मिट्टी में जो बिगाड़ आया है उसमें सुधार लाने का काम करता है, सॉइल को वापस रिफॉर्म कर देता है। और कितना इस्तेमाल करना पड़ता है? 1 किलो प्रति महीना प्रति एकड़, बस। और हमेशा नहीं, कब इस्तेमाल करना है आपको? जब तक आपकी फसल वहां पर लगी हुई है तब तक। 1 किलो प्रति महीना प्रति एकड़।
अगर आप ऐसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो अभी जो सुधार मैं बताने वाला हूँ आपकी मिट्टी में वो सुधार आना शुरू हो जाए। नंबर 1, अगर आप आपके खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, इस साल अगर हमने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया तो हमारा उत्पादन अगले साल बढ़ के आता है, फसल अगले साल जोरदार नजर आती है। ऐसा होने का कारण क्या है कि जब हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं उसकी कूजन प्रक्रिया होती है जो स्पीड स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, और 8 महीने में 10 महीने में उसकी कूजन प्रक्रिया होने के बाद उसमें से ऑर्गेनिक फॉर्म में कर्ब रिलीज होता है जिसे इंग्लिश में हम कार्बन कहते हैं। और ये जो कर्ब रिलीज हुआ है ये सभी तरह के जो हमारे जीवाणु है हमारी मिट्टी में इनका पसंदीदा भोजन है और कॉमन भोजन है। हर तरह का जीवाणु इसको खाता है और वो चीज पहुंचाता है जिसका वो है। नाइट्रोजन वाला भी खा के नाइट्रोजन देगा, फॉस्फेट खाने वाला फॉस्फेट देगा, मॉलिब्डेनम खाने वाला मॉलिब्डेनम देगा। तो एक तो पसंदीदा भोजन है, यानी आपने यूरिया की बैग दी, नाइट्रोजन दिया और कर्ब उपलब्ध है तो पहले वो कर्ब खाएगा और पहुंचाएगा, कर्ब नहीं होगा तब वो यूरिया खाने आएगा। पसंदीदा भी है, कॉमन भी है। इसीलिए गोबर की खाद डालने के अगले साल क्या होता है, प्रचंड प्रमाण में उसमें से कार्बन रिलीज होता है, प्रचंड प्रमाण में जीवाणु खाते हैं, प्रचंड प्रमाण में बढ़ते हैं, प्रचंड प्रमाण में मरते हैं और फसल को उपलब्ध होते हैं। इसीलिए फसल जोरदार नजर आती है और हमें अगले साल उत्पादन ज्यादा देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने क्या किया है, एक ट्रक भर के 1 एकड़ खेत में आप गोबर की खाद डालिए, साल भर उस गोबर की खाद की कूजन प्रक्रिया होने दीजिए और उसके बाद उसमें से जितना कार्बन रिलीज होना चाहिए अवेलेबल फॉर्म में उतना कार्बन हमने कॉम्पैक्ट करके मल्टीप्लायर के 1 किलो की बैग में डाल दिया है। इसीलिए मल्टीप्लायर देने का डोज क्या है, 1 किलो मल्टीप्लायर प्रति महीना प्रति एकड़। कई सारे किसान भाई ये बोलते हैं कि हम तो 5-5, 10-10, 50 किलो की खादों की गोनियां देते हैं, बैग देते हैं, ये 1 किलो से क्या होगा। लेकिन ध्यान में रखिए मल्टीप्लायर ये आधुनिक तकनीक से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इसीलिए ये 1 किलो ही सफिशियंट है। इसलिए हमने इसको तकनीक कहा है, मल्टीप्लायर ये तकनीक है। तो पहला हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लायर का इस्तेमाल होते ही अवेलेबल फॉर्म में इसमें कर्ब होने की वजह से पहले 13 मिनट से जीवाणु इसको खाते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं, फसल को उपलब्ध होते हैं। तो गोबर की खाद डालने के साल भर बाद जैसी फसल आपको नजर आती है, जैसा नजारा दिखता है, वैसा मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करने के 15 से 30 दिन में ही दिखाई देगा। वो भी बताऊंगा मैं आगे आपको। बहरहाल पहला फायदा क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा, सूक्ष्म जीवाणुओं के बढ़ने की वजह से हमारी मिट्टी नरम होना शुरू हो जाती है और हमारी मिट्टी का जो पीएच का लेवल है उसमें सुधार आता है और सुधार आने के बाद वो वैसा ही मेंटेन रहता है। दो बातें बताई मैंने, पीएच लेवल में सुधार होता है और वो मेंटेन रहता है, यानी आपकी मिट्टी का पीएच का लेवल 7.5 से ज्यादा होगा तो 7.5 तक आएगा, 6.5 से कम होगा तो 6.5 तक आएगा और फिर आगे ये इस तरीके से मेंटेन रहेगा, यानी सुधार होगा और फिर मेंटेन रहेगा, दोनों बातें होगी। तीसरा, जीवाणु की संख्या बढ़ने से वो जीवाणु भी बढ़ेंगे जो खनिज के तृतीय फॉर्म को द्वितीय में कन्वर्ट करते हैं, तो ये स्पीड बढ़ जाएगी, द्वितीय से प्रथम में कन्वर्ट करने की स्पीड बढ़ जाएगी और प्रथम में कन्वर्ट हो गए मतलब अवेलेबल फॉर्म में खनिज अगर आ गया, जीवाणु उसको खाना शुरू हो गए तो प्रकृति ने दिया हुआ बिना मूल्य भोजन हमारी फसलों को खाना मिलना शुरू हो जाएगा, तो बाहर से खादों की जरूरत की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे मल्टीप्लायर का इस्तेमाल बढ़ाएंगे वैसे वैसे बाहर की खादों को डालना कम कम करते जाएंगे, दोनों बातें हम करें तो क्या होगा। तीसरा, खनिज का अवेलेबल फॉर्म में रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। चौथा,
हमारी मिट्टी में केंचुए रह सके, बढ़ सके, काम कर सके, ऐसे वातावरण की निर्मित होगी, उनके लिए खाद्य पदार्थ तैयार होगा, जिसको हम आगे आखिरी में देखने वाले केंचुए के मुद्दे में। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ेगा। ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ने की वजह से उसमें रहने वाले हानिकारक विषाणु मर जाएंगे। अब देखिए, पहले हम प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे, कीड़ आ रही थी, हम स्प्रे कर रहे थे, प्रकृति उसको नष्ट करना चाहती थी, हम बचाना चाहते थे पौधे को, तो प्रकृति के विरुद्ध लड़ रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए प्रकृति वरदान बन जाएगी। हमने क्या किया, मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और ऑक्सीजन में विषाणु अपने आप मर जाते हैं। ऑक्सीजन नहीं होगा तब पैदा होंगे, तो ऑक्सीजन में विषाणु मरने की वजह से हमारे फसलों के भोजन की चोरी रुक जाएगी, और हमारी फसलों को उनकी आवश्यकता से अधिक भोजन मिलना शुरू होगा, तो हमारी फसल बलवान बनेगी। और बलवान फसल का बीज प्रकृति को आगे भेजना है, इसीलिए बलवान फसल पर जल्दी कीड़ रोग का आक्रमण नहीं होगा। अगर हो भी गया तो उस बलवान फसल में रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा रहेगी कि वो उस कीड़ को लड़ने में सक्षम रहेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन बढ़ने से हमारे जो अभी जैसे आप महीने में 4 बार पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं 8-8 दिन के अंतराल से, जैसे ही मल्टीप्लायर का इस्तेमाल आपने शुरू किया, तो आप देखेंगे कि फसल बलवान होने की वजह से 2 स्प्रे के बीच का अंतर बढ़ रहा है। यानी पहले 8 दिन में स्प्रे कर रहे थे, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है यार 10-11 दिन में भी स्प्रे किया तो चलेगा, तो 10 दिन में स्प्रे किया तो महीने में कितने स्प्रे हुए, 3 स्प्रे हुए। यानी एक महीने में हमने एक स्प्रे का खर्चा कम कर दिया, उतना मानवीय श्रम कम हो गया, उतना जहर हमारी फसलों में कम गया। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये अंतर बढ़ता जाएगा, और पेस्टिसाइड की कम कम जरूरत महसूस होके आखिरी में खत्म हो जाएगी। 5 से 7 साल में ये जरूरत खत्म हो जाएगी। ये था सुधार। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करने से 15 से 30 दिन में आपको क्या बदलाव नजर आएगा, क्या नजारा चेंज होगा। अभी देखिए, यहाँ 50 से ज्यादा लोग आज हम मीटिंग में उपलब्ध हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई पहली बार सुन रहे होंगे। तो जो किसान भाई पहली बार इस मीटिंग में आए हैं और पहली बार ये जानकारी ले रहे हैं, उनसे हमारा क्या आग्रह है पता है, कि आपका 5 एकड़ खेत हो, 50 एकड़ हो, 100 एकड़ हो, 500 एकड़ हो, 5000 एकड़ हो, 5 लाख एकड़ हो, पूरे खेत के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए मल्टीप्लायर इस्तेमाल मत कीजिए पहली बार। आप छोटे से हिस्से में इस्तेमाल कीजिए। उसको इस्तेमाल करने के 15 से 30 दिन बाद आप निरीक्षण कीजिए, आपकी आंखों से तुलना कीजिए आपका बाकी का क्षेत्र और ये 1 एकड़, और उस तुलना करने के बाद आप निर्णय लीजिए कि ये प्रोडक्ट को पूरे क्षेत्र में इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक किसान है, 2 एकड़ का खेत है इसका, 2 एकड़ का खेत, और इसने एक फसल लगाई है जिसका उत्पादन ये 10 क्विंटल निकालता है, 10 क्विंटल, और ये फसल 4 महीने की है। अब 1 किलो प्रति महीना प्रति एकड़ अगर मल्टीप्लायर डालेंगे तो 4 एकड़ में, यानी 2 एकड़ में 4 महीने तक, यानी कि 8 किलो मल्टीप्लायर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने जैसे कहा कि पूरे क्षेत्र के लिए नहीं इस्तेमाल करना है तो 8 किलो लेने की जरूरत है। सिर्फ 1 एकड़ में मल्टीप्लायर को ऐड करना है 1 किलो को। अच्छा, ऐड करना है मतलब क्या, आपकी जो ट्रीटमेंट जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिए, उसको हम पहले साल कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो एज इट इज चलने दीजिए। मल्टीप्लायर का 1 किलो का एडिशन पर मंथ कर दीजिए, ठीक है। तो 4 महीने के हिसाब से 1 किलो प्रति एकड़, एक किसान भाई को इस 1 एकड़ में 4 बार डालना पड़ेगा, 4 महीने की फसल है तो 4 किलो हुआ। तो हमारा ये आग्रह भी नहीं है कि आप 4 किलो खरीद लीजिए, हमें आपसे सिर्फ ये अनुरोध करना है
कि 1 किलो का पहला जो डोज है उसको अप्लाई कीजिए मिट्टी में और 15 से 30 दिन का इंतजार कीजिए। 15 से 30 दिन के इस टाइम पीरियड में उस 1 एकड़ को देखिए, तो आपको कुछ उसमें बदलाव नजर आएंगे। जैसे नंबर 1, आपकी फसल के पत्तों का जो आकार है वो 1.5 गुना हो जाएगा। उदाहरण से बता ही देता हूं मैं। ये सूर्य ऊर्जा है, यह हमारा पौधा है, इस पौधे के ऊपर पत्तियां हैं, ठीक। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि इस पौधे पर कुल मिला के 100 पत्तियां हैं और एक पत्ती का जो साइज है वो 1 इंच बाई 1 इंच है, 1 इंच मल्टीप्लाइड बाय 1 इंच। इस पौधे पर 100 पत्तियां हैं, एक पत्ती का साइज 1 इंच बाई 1 इंच है, यानी सूर्य प्रकाश की मदद से इस पूरे पौधे पर 100 चौरस इंच जगह पर अन्न द्रव्य की निर्मित चल रही है, फोटोसिंथेसिस चल रही है। अब हमने इसको मल्टीप्लायर का डोज दिया, मल्टीप्लायर देने की वजह से क्या हुआ, इसको उसकी आवश्यकता से अधिक भोजन मिलना शुरू हुआ, तो ये पौधा पत्तों का आकार बड़ा कर देगा 1.5 गुना। पहले जो पत्ता 1 इंच बाई 1 इंच का था वो अभी 1 इंच बाई 1.5 इंच का हो जाएगा। 1.5 गुना मतलब 1 इंच बाई 1 इंच वाला 1 इंच बाई 1.5 इंच हो जाएगा। तो पहले जो 100 चौरस इंच पर इस पौधे पर अन्न द्रव्य निर्मित हो रही थी वो अभी 150 स्क्वायर इंच पर होगी, यानी 50% उत्पादन में बढ़त जो है वो पत्तों का आकार 1.5 गुना होने से हमें नजर आएगी। पहला लक्षण है ये। उत्पादन बढ़ के आएगा वो तो हार्वेस्टिंग पे समझ में आएगा जब निकालेंगे फसल को, लेकिन निकालेंगे क्या इसका लक्षण पहले दिखना शुरू होगा। तो लक्षण नंबर 1। लक्षण नंबर 2, आपकी फसल के पत्तों का जो रंग है वो डार्क ग्रीन हो जाएगा। डार्क ग्रीन, देखिए आपकी फसल अगर आपके फसल के पत्ते पीले कलर के हैं तो 15% 10% उत्पादन लेंगे। अगर लाइट ग्रीन कलर के हैं तो 40-50% उत्पादन लेंगे। अगर ग्रीन है तो जितना आप लेते हैं एवरेज 100% उतना लेंगे। और आपकी फसल के पत्ते डार्क ग्रीन कलर के हैं तो उस पर दुगुना अन्न द्रव्य तैयार होता है, यानी ग्रीन पर जितना अन्न द्रव्य बनता है उससे दुगुना डार्क ग्रीन पर बनता है, 100% ज्यादा, डबल फूड बनता है। और तीसरा, आवश्यकता से अधिक भोजन हमने इसको दिया है जीवाणुओं के माध्यम से, तो ये क्या करता है, पत्तों की संख्या को बढ़ाता है। उसके बाद जरूरत से ज्यादा भोजन है तो वो नई ब्रांच निकालता है, उस पर नए पत्ते निकालता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, उस पर नए पत्ते निकालता है। इन नए पत्तों पर भी सूर्य ऊर्जा आती है और वो भी काम करते हैं, तो पत्तों की संख्या बढ़ने की वजह से हमें 50% उत्पादन में वृद्धि जो है वो उसका लक्षण दिखाई देता है। अब पत्तों के आकार से 50%, पत्तों की संख्या से 50%, पत्तों का डार्क ग्रीन रंग होने से 100%, कुल मिला के 200% उत्पादन में बढ़त आनी चाहिए, ऐसा काम हमने वहां शुरू कर दिया है। लेकिन इस किसान भाई को हम क्या बोलेंगे कि भाई मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करने से अगर आप 10 क्विंटल उत्पादन निकालते थे तो 50% की वृद्धि होगी और आप कम से कम 15 क्विंटल उत्पादन निकालेंगे। काम हम कितना कर रहे हैं, 200%। गारंटी कितने की, मात्र 50%। यानी काम हम कर रहे हैं 10 क्विंटल का 330 क्विंटल निकले और गारंटी हम सिर्फ दे रहे हैं 15 क्विंटल की। काम हम अधिकतम कर रहे हैं, गारंटी हम न्यूनतम की दे रहे हैं, है ना। और इसलिए हम एक शब्द ऐड करते हैं, कम से कम 50% उत्पादन बढ़ेगा। कई ऐसे किसान भाई हैं पिछले 5 साल में जिनका पहले साल उत्पादन डबल हो गया मल्टीप्लायर की मदद से, कई लोगों का डबल से भी ज्यादा हुआ है, लेकिन हम ऐसी आपको गारंटी नहीं देंगे। लेकिन अगर आप शुरू से अंत तक मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं
तो कम से कम 50% बढ़त आप लेंगे, और इसका लक्षण 1 किलो मल्टीप्लायर से ही आप देख लेंगे, और आप फिर खुद निर्णय लेंगे कि पूरे खेतों में अभी इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इन 3 के अलावा मल्टीप्लायर का काम ऐसा है कि आप फसल की किसी भी स्टेज में आप दे सकते हैं, उस स्टेज में भी बढ़ोतरी दिखाई देगी। ये 3 चीजें तो दिखाई देगी। अच्छा, जैसे कैसे? अगर फूलों के लगने का समय है तो मल्टीप्लायर आपने दिया तो फूलों की संख्या बढ़ेगी। अगर सेटिंग का समय है तो फूलों का फलों में रूपांतरण ज्यादा मात्रा में होगा। अगर फल लग गए तब आपने मल्टीप्लायर दिया तो फलों का जो आकार है, उनका जो वजन है, उनकी जो मिठास है यानी शुगर कंटेंट है, उसका जो स्वाद है, उसकी जो टिकने की क्षमता है, उसकी जो चमक है, इन सब में बढ़ोतरी देखने मिलेगी। अगर अभी अभी पौधे लगाए हैं तो सबसे पहले उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होनी है, तो अभी अभी लगाए तो आप देखेंगे कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तेजी से हो रही है। एट एनी स्टेज यू कैन अप्लाई मल्टीप्लायर, और उस स्टेज में आपको ग्रोथ नजर आएगी। ये 3 चीजों के अलावा भी ग्रोथ नजर आएगी। अब क्या होगा आगे पता है? ये जो 10 क्विंटल वाला जो किसान था, जो पहले साल 15 क्विंटल पर आया, अब आप है 10 क्विंटल निकालते थे, हमने आपको 1 किलो मल्टीप्लायर दिया हर महीने, तो आप 15 क्विंटल पर आ गए। उसके अगले साल आप हमारी बात सुनेंगे या नहीं? जरूर सुनेंगे। तो अगले साल हम क्या करेंगे पता है? उस किसान भाई को कहेंगे, अभी आप जितनी रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी 20% रासायनिक खादें कम कर दीजिए। पहले साल हमने क्या बोला, आपकी ट्रीटमेंट वैसे ही चलने दीजिए, सिर्फ मल्टीप्लायर ऐड कीजिए। अब अगले साल हम क्या कर रहे हैं? 50% से रासायनिक खाद का डोज कम करवा रहे हैं, और 1 किलो मल्टीप्लायर हमने पिछले साल दिया था, इस साल क्या करेंगे? जितने रुपए की रासायनिक खादें कम की है, उतना रुपए का 1 किलो में मल्टीप्लायर और ऐड करेंगे, और मल्टीप्लायर का डोज इससे बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि ये 200 रुपए की कम हुई या 300 की कम हुई, उतने रुपए का जितना मल्टीप्लायर मिलेगा आप लाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने वाले किसान भाई का, इस नियोजन को बदल करने वाले किसान भाई का अगले साल उत्पादन 18 क्विंटल आएगा, यानी पिछले साल से ज्यादा। ये मैं 10 क्विंटल वाला फसल का उदाहरण ले रहा हूं। अगर 40 टन की फसल है तो पहले साल 60 टन होगी, फिर 70 होगी, ऐसा धीरे धीरे बढ़ेगा। आप इस कैलकुलेशन से हिसाब आपकी फसल का भी कर सकते हैं। फिर अगले साल सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 20% रासायनिक खाद का डोज कम, मल्टीप्लायर का बढ़ाएंगे 21 क्विंटल पर देंगे, फिर 20% कम, मल्टीप्लायर का बढ़ाएंगे 24 क्विंटल पर, फिर 20% अगले साल कम करेंगे, इसको बढ़ाएंगे 27 क्विंटल, फिर 20% कम करेंगे, इसको बढ़ाएंगे 30 क्विंटल। तो क्या हुआ? यहां पर कंपनी का मिशन पूरा हुआ। कैसे? जो किसान भाई 10 क्विंटल पर था, हर साल उसका पहले साल 50% उत्पादन बढ़ा, हर साल बढ़ते बढ़ते 5 से 7 साल में ये 30 क्विंटल यानी 3 गुना पर पहुंच गया, और 20% करते करते 5 साल में हमने रासायनिक खादों का डोज 0 कर दिया, फसल को बलवान बना दिया, तो जहरीली दवाइयों का स्प्रे कम से कम ना के बराबर हो गया, उत्पादन 3 गुना तक हो गया, उसकी मिट्टी में सुधार आ गया, तो वहां पर कंपनी का मिशन पूरा हुआ। अब वहां पर अगले साल से मल्टीप्लायर भी देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, दुनिया की कोई भी कंपनी ये नहीं कहती है कि आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कीजिए। आपकी कंपनी ये पहली कंपनी है जो ये कहती है कि मिट्टी में प्रचंड ताकत है, एक बार आपकी डीएक्टिवेट हुई सिस्टम मिट्टी की रीएक्टिवेट हो गई, मिट्टी वापस पूर्ववत हो गई, तो उसको बाहर से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लायर भी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुधार आने तक आपको वेट करना है, उसको कंटिन्यू वहां पर इस्तेमाल करना है ताकि मिट्टी में सुधार आए। और अभी आगे केचुए का मुद्दा लेता हूं आखिरी, तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। केचुआ,
ऐसे तो केंचुए पे बात करें तो दिन भर भी कम पड़ता है, इतनी सारी इसकी बातें हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है। 5 मिनट के अंदर हम इसको समाप्त करेंगे। कुछ 5-7 मुद्दे इसके इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्क्वायर फीट में, एक स्क्वायर फीट जगह में 7 से 8 केंचुए भगवान ने दिए हैं। एक स्क्वायर फीट में, एक चौरस फुट में 7 से 8 केंचुए भगवान ने दिए हैं। और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। यानी मल्टीप्लाइड बाय अगर 8 करूं तो मैं 3-3.25 लाख केचुए 1 एकड़ में होने चाहिए, लेकिन हमें तो 3-3.25 हजार भी नहीं दिखते। अब नंबर 1, आपकी मिट्टी का तापमान 35 डिग्री से अगर ज्यादा है तो केंचुआ वहां पर काम करता नहीं है, ये उसका गुणधर्म है। 2, उसको आंखें नहीं होती है, लेकिन इसके बदले में सूंघने की शक्ति 100 गुना ज्यादा होती है। स्मेलिंग पावर 100 गुना ज्यादा होती है। 3, अगर खाने के लिए भोजन नहीं है मिट्टी में तो वो काम करता नहीं है। 4, अगर रहने लायक, प्रजनन करने लायक वातावरण अगर नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वो काम करता नहीं। और 5, जब उसको ऐसा लगता है कि खाने को खाद्य पदार्थ नहीं है, रहने लायक वातावरण नहीं है, तब उसको भगवान ने एक गुणधर्म दिया है कि फेवरेबल कंडीशन ना हो, खाना ना हो, तो 2 से 3 मीटर जमीन में नीचे जा करके समाधिस्थ हो जाना। अभी समाधि का मतलब बताता हूं मैं, डायमेंशन कहते हैं इंग्लिश में उसको। एक केंचुए का जन्म से मृत्यु तक 1 साल का अवधि होता है। अगर वो 6 महीने काम किया और 6 महीने बाद उसको लगा फेवरेबल कंडीशन नहीं और समाधि में चला गया और 5 साल समाधि में पड़ा रहा, 10 साल पड़ा रहा, उसके बाद बाहर निकला, तो बचे हुए 6 महीने जिंदा रहेगा, काम करेगा, फिर मरेगा। यानी समाधि में रहने वाला जो समय है वो गिना नहीं जाता है। वो जिंदा रहता है लेकिन उसकी उम्र नहीं बढ़ती है, ये उसको गुणधर्म दिया गया है। और आज की तारीख में केंचुए हमारी मिट्टी में ही है, हमारे खेतों में ही है, लेकिन वो 2 से 3 मीटर नीचे जाके समाधिस्थ है, समाधिस्थ है। इसीलिए ये देखिए यहाँ पर 20-20% से रासायनिक खाद का डोज हम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह से कर रहे हैं। अब जब आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ठंडा वातावरण होगा, यानी 35 डिग्री से तापमान कम होगा। दूसरा, उसके लिए खाद्य पदार्थ की निर्मित होगी, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन तैयार होगी और इसकी स्मेल उसको जाएगी। और वो स्मेल जाने के बाद वो समाधि से बाहर निकलेंगे और ऊपर का जो प्रवास है, ऊपर का सफर करना शुरू करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे, पहले साल आपको केंचुए नजर नहीं आएंगे, दूसरे साल भी मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने से केंचुए नजर नहीं आएंगे। उत्पादन बढ़ेगा, पहले साल 50% बढ़ेगा, अगले साल भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन दूसरे साल भी केंचुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन दूसरा साल समाप्त होते होते आपको केंचुए नजर आने लगेंगे। तीसरे साल उनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी, चौथे साल और बढ़ेंगे, 5वें साल और बढ़ेंगे। 5 से 7 साल में एक स्क्वायर फीट में कम से कम एक केंचुआ हमारे पास आ जाएगा। भगवान ने दिए 7 से 8, हम कितने का विचार कर रहे हैं यहाँ पर? एक का, मिनिमम का, मैक्सिमम का नहीं, मिनिमम का। 2 आते हैं, 3 आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उतने गुना ज्यादा फायदा होगा। बट हम यहाँ एक का गणित करते हैं और 43,560 की जगह ऊपर के 560 छोड़ देते हैं, हम 40,000 राउंड फिगर गिनते हैं कि 5 से 7 साल में 1 एकड़ खेत में 40,000 केचुए हमारे पास आ जाएंगे कम से कम। अब इससे क्या होगा? एवरेज केचुए का वजन होता है 10 ग्राम।
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे भी होते हैं, बट एवरेज वजन 10 ग्राम। और इसको एक गुणधर्म क्या दिया है प्रकृति ने, जितना इसका वजन है उतना खाना एक बार बैठ के 24 घंटे में ये खाता है। और क्या खाता है? 80% मिट्टी खाता है। जितना उसकी बॉडी वेट है उसका 80% वो मिट्टी खाता है, और 20% जो है, जो हमारी फसलों के पत्ते, जड़ें, डंठल, तीली, फूल, छोटे छोटे फल गिरते हैं और उनकी कूजन प्रक्रिया होती है, तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है वो 2 ग्राम खाता है। खाया इसने 10 ग्राम यहाँ पर मिट्टी की सतह पे खाता है, और खाने के बाद ये भारी हो जाता है, तो इसको ये पचन करना पड़ता है, उसके लिए इसको कुछ व्यायाम करना पड़ता है। और वो व्यायाम क्या है? 1.5 से 2 फीट नीचे जाता है और वापस ऊपर आता है। 1.5 से 2 फीट जाने में इसको 12 घंटे का समय लगता है, और ऊपर आने को 12 घंटे का समय लगता है, तब उसका वो हजम हो जाता है, और यहाँ पर जो 10 ग्राम खाया था वो छोड़ देता है। और ये जो इसने छोड़ा, इसको हम कहते हैं केंचुआ खाद। केंचुआ खाद कई सारे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बाजार से केंचुआ खाद लाते हैं और अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केंचुआ खाद तैयार होने की फैक्ट्री, कारखाना, इंडस्ट्री वो हमारी मिट्टी में ही है, लेकिन वो फैक्ट्री अभी बंद पड़ी है, उसको शुरू करना जरूरी है। मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना मतलब क्या? उस फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने जैसा है। अब कैलकुलेशन देखिए, 40,000 केंचुए हमारे पास है, हमने कम से कम गिने 5 से 7 साल में। एक ने 10 ग्राम खाद छोड़ी एक दिन में, तो 40,000 इंटू 10, 4 लाख ग्राम खाद एक दिन में वहां पर हमारे खेतों में आई। और दुनिया के सभी एग्रीकल्चर साइंटिस्टों का ये कहना है कि केंचुआ खाद ये सर्वश्रेष्ठ खाद है खेती के, और ये 4 लाख ग्राम एक दिन में हमारे पास आई। इसको किलो में अगर हम निकालें तो 1000 से भागाकार करना पड़ेगा, 3 शून्य हट जाएंगे, तो ये आंकड़ा आया 400 किलो खाद प्रतिदिन हमारे खेत में आई, जो कि सर्वश्रेष्ठ खाद है। और इस खाद का जो दाम है, मैं रासायनिक खाद से भी अगर कम गिनूं, 10 रुपया ही अगर गिनूं, तो 10 रुपए से 400 किलो का होता है 4,000 रुपए प्रतिदिन। और हमारे हिंदुस्तान में 4 महीने का बरसात का मौसम होता है, यानी कि 120 दिन, और उसमें से अगर 100 दिन भी केंचुओं ने काम किया सिर्फ बरसात में, ऐसे किसान भाई के खेत में जहां पर पानी नहीं है जमीन में, सिर्फ बरसात की खेती करता है वो, तो 4 महीने में 100 दिन भी काम किया, तो 4,000 इंटू 100 दिन, ऐसे खेत में 4 लाख रुपए की सर्वश्रेष्ठ खाद तैयार होगी। इसलिए हमने क्या कहा कि हर साल 20% रासायनिक खाद कम होते जाएगी, ये खाद बढ़ती जाएगी, और 5 से 7 साल के बाद आपको किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं, मल्टीप्लायर भी देने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने मिनिमम कैलकुलेशन किया है, अगर ये केंचुए 2 हो गए तो डबल हो जाएगा। और एक मस्त बात बताता हूँ महत्वपूर्ण, एक केंचुए ने जाते समय एक छिद्र किया, आते समय एक छिद्र किया, उसको आंखें हैं नहीं, उसको पता ही नहीं जिस छिद्र से आया उसी से वापस जाना है, तो एक केंचुआ एक दिन में 2 छिद्र करता है। 40,000 केंचुए हैं तो एक दिन में 80,000 छिद्र हुए, और एक महीने में लाखों छिद्र हो गए, करोड़ों छिद्र हो गए 4 महीने में। इन सब छिद्रों में हवा चली जाती है, हवा को इन्विटेशन देना नहीं है, हवा के साथ ऑक्सीजन जाती है, तो प्रचंड प्रमाण में ऑक्सीजन हमारी मिट्टी में बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन बढ़ने से हानिकारक विषाणु अपने आप उसमें मर जाते हैं, और हानिकारक विषाणु मरने से फसल के भोजन की चोरी रुकती है, हमारी फसल को आवश्यकता से अधिक भोजन मिलने से वो बलवान बनती है, बलवान से भी बलवान बनती है, इसलिए आपका उत्पादन जो है 3 गुना तक बढ़ जाएगा। बाद में कुछ भी नहीं देंगे तो वैसा ही बरकरार रहेगा, क्योंकि नैसर्गिक सर्वश्रेष्ठ खाद वहां पर उपलब्ध है। इस तरीके से। और अंतिम बात इसकी, अंतिम बात केंचुए की बताता हूं, महत्वपूर्ण जो है,
जब ये नीचे जा रहा है और ऊपर आ रहा है, तो इसको जो भी हानिकारक विषाणु मिलते हैं उनको वो खा जाता है, उसके पेट में जाते ही वो मर जाते हैं, खाद में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन एक जीवाणु है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटीज, आप गूगल भी कर सकते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज नाम का एक जीवाणु होता है। अगर नीचे जाते समय या ऊपर आते समय केचुए ने एक इस एक्टिनोमाइसिटीज के एक जीवाणु को खाया, तो 1 से 1000 होके बाहर निकलते उसके पेट से। कितनी मस्त अणु भट्टी है ना उसकी। जहां विषाणु खाया वो मर जाता है, खाद बन जाता है। जहां जीवाणु खाया एक्टिनोमाइसिटीज, उसके पेट से 24 घंटे बाद 1 से 1000 होके बाहर निकलते, और ये केचुए खाद में होते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज 2 काम करते हैं। पहला, ये जब श्वासोच्छ्वास करते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो बाहर से, वातावरण से मिट्टी में प्रवेश करने वाले जो हानिकारक विषाणु है, उनके श्वास के रेडियस में आते ही मर जाते हैं। यानी ये एक्टिनोमाइसिटीज हमारे मिट्टी के बॉडीगार्ड है एक। और दूसरा क्या काम करते हैं, जो काड़ी, कचरा, पाला, पाचोला, जो डंठल, तीलियां, छोटे छोटे फल, फ्रूट, पेड़ पौधे काट लिए, जड़ें रह गई हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसकी कूजन प्रक्रिया फास्ट करने का काम एक्टिनोमाइसिटीज करते हैं, ताकि केचुए के लिए भोजन तैयार। तो केचुए के भोजन की व्यवस्था उसके पेट से ही भगवान ने कर दी है, लेकिन इस चक्कर में किसान भाई के 2 फायदे हो जाते हैं। और ऐसे अनेक फायदे केचुए के माध्यम से होते हैं, इसीलिए उसको किसान का मित्र कहा गया है। और जब बरसात आती है पहली बार, अभी जैसे गर्मी का मौसम खत्म हो गया है, जून शुरू हो गया है, कई जगह बरसात आई है, कई जगह आना बाकी है। तो जहां पहली बार बरसात आई है तो एक खुशबू आती है, तो हम कहते हैं भीनी भीनी महक आ रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, कहीं तो बारिश हुई है। तो वो जो महक है, हम कहते हैं कि मिट्टी की खुशबू आ रही है, वो मिट्टी की खुशबू नहीं होती। एक्टिनोमाइसिटीज के ऊपर जब पानी पड़ता है उनके शरीर पर, उनके शरीर की गंध हवा में मिक्स होती है और हमें आती है, और हम कहते हैं भीनी भीनी खुशबू है। तो वो मिट्टी की नहीं, एक्टिनोमाइसिटीज के जिंदा होने की होती है ना। इस तरीके से इस केचुए का सबसे अहम रोल हमारी मिट्टी में है, जिसे हमने मित्र कहा है। और ये कारखाना केचुआ खाद बनाने का अभी डीएक्टिवेट है, जो मल्टीप्लायर की मदद से एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। अब मीटिंग को अंतिम छोर पर ले जाता हूं। आपने देखा कि मल्टीप्लायर 1 किलो प्रति महीना प्रति एकड़ देना है। देने की क्या पद्धत है वो 1-2 मिनट में बता देता हूं, फिर हम मीटिंग को समाप्त करते हैं। तो मिट्टी में सुधार आएगा, इसीलिए मिट्टी में देना सबसे ज्यादा जरूरी है, जमीन से देना जरूरी है। अगर आप रासायनिक खाद दे रहे हैं, मल्टीप्लायर मल्टीपल तरीके से दिया जाता है, इसीलिए मल्टीप्लायर है। मल्टीपल काम मिट्टी में करता है, इसीलिए मल्टीप्लायर है। मल्टीपल फसलों को चलता है, सभी फसलों को चलता है, इसीलिए मल्टीप्लायर। 50-100 किलो जितनी भी 1 एकड़ में आपको रासायनिक खाद देनी है, पेपर पे ले लीजिए, उस पर 1 किलो मल्टीप्लायर डाल के अच्छे से रगड़ लीजिए। मल्टीप्लायर का उस खाद के ऊपर कोटिंग हो जाएगा, काली काली हो जाएगी, और उसको खेत में अप्लाई कर दीजिए। एक ये तरीका है, अगर आप रासायनिक खाद दे रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप गोबर की खाद देना चाहते हैं, आपके पास उपलब्ध है, 1 एकड़ खेत में जितनी गोबर की खाद देनी हो, उसमें 1 किलो मल्टीप्लायर मिला के 1 एकड़ में इस्तेमाल कर दीजिए। तीसरा, बरसात के दिन है, रासायनिक खाद भी नहीं देनी है आपको, और गोबर की खाद भी नहीं देनी है, तो 10-12 घमेले मिट्टी भर लीजिए, सब में 100-100 ग्राम मल्टीप्लायर मिला के उस मिट्टी को खेत में फेंक दीजिए। बरसात आएगी, मल्टीप्लायर पे पड़ेगी, मल्टीप्लायर की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो ये सूखी पद्धत है। और गीली पद्धत यानी पानी के साथ। पानी हम 2-3 तरीके से देते हैं। स्प्रिंकलर से देते हैं, तो मिट्टी में मिला के फेंक दो खेत में, स्प्रिंकलर चला दो, मल्टीप्लायर का काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, हम खुला पानी देते हैं, फ्लड वाटर देते हैं, और ड्रिप इरिगेशन से देते हैं, टपक पद्धति से देते हैं। तो दोनों का अलग अलग सिस्टम है, वो समझ लेते हैं। अगर आप खुला पानी दे रहे हैं, फ्लड वाटर, तो 200 लीटर का बैरल लीजिए, उसमें 1 किलो मल्टीप्लायर मिला दीजिए, अच्छे से घोल बना दीजिए, और जहां से पानी हमारे खेत में जाना शुरू हो रहा है वहां ये बैरल रखिए।
और मेडिकल स्टोर से 10 रुपए का आईवी सेट मिलेगा, सलाइन की नली होती है आईवी फ्लूइड लगाने, वो लाइए, इसमें डाल दीजिए। और मल्टीप्लायर का द्रवण पानी के साथ मिलकर के थोड़ा थोड़ा आपके खेत में जाना चाहिए। 200 लीटर का बैरल समाप्त होने तक 1 एकड़ क्षेत्र भीगना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 1-2 बार करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा ऐसा, और फिर आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आधे एकड़ में ये बैरल समाप्त हो गया तो आधे एकड़ में रिजल्ट दिखाई देगा, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना। और टपक पद्धति से 200 लीटर के बैरल में 200 लीटर के बैरल में 250 ग्राम लेना है। 200 लीटर के बैरल में 250 ग्राम मिलाकर के ड्रिप इरिगेशन से देना है। अब हमें देना 1 किलो का डोज है 1 महीने में, यहाँ हमने 250 ग्राम ही दिया, तो 250 ग्राम के 4 डोज करने हैं। तो 4 डोज कब करने हैं? हर सप्ताह। शनिवार दिया तो हर शनिवार दे दीजिए, शुक्रवार दिया तो हर शुक्रवार दे दीजिए। तो हर सप्ताह 250 ग्राम दिया तो 4 सप्ताह में 1 किलो का डोज पूरा हो जाए। यहाँ 250 ग्राम इसलिए कहा गया है कि मल्टीप्लायर ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप 200 लीटर में 250 ग्राम से ज्यादा डाल देंगे तो उसमें प्रॉपरली घुलेगा नहीं, और न घुलने की वजह से ड्रिप चोकअप होने की शक्यता है, संभावना है। इसीलिए यहाँ पर 250 ग्राम ही देते हैं। यहाँ खुला पानी है, आपके पास बच भी गया, घोला नहीं, तो उसमें और पानी मिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, इसीलिए खुले पानी में ये क्राइटेरिया नहीं दिया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसा आपको हर फसल में हर महीने करना है। और इससे भी आप जल्दी परिणाम अगर चाहते हैं तो छिड़काव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जमीन में भी देना है प्लस छिड़काव भी करना। तो छिड़काव के लिए कितना? 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। 15 लीटर का पंप है तो 15 ग्राम। 100 लीटर पानी आपने बनाया इकट्ठा, या 200 लीटर बनाया तो 200 ग्राम डाल के छिड़काव करना है। किसी भी तरह की पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड के साथ मिक्स करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। जितने लीटर पानी उतने लीटर मल्टीप्लाई, इससे ज्यादा लेना नहीं है। अगर आप 15 लीटर के पंप में 15 ग्राम से ज्यादा ले लेते तो घुलेगा नहीं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो पत्तों के ऊपर दाग आ जाएंगे। दाग आने से सूर्य प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण प्रॉपर नहीं होगा तो वो जो पौधा है वो पत्ते को नीचे गिरा देगा, फिर नया पत्ता निकालेगा। तो टेंशन में आ जाता है किसान भाई, उसको लगता है कि दवा का साइड इफेक्ट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर में 1 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपका कोई मजदूर होगा तो उसको बोलो 15 लीटर पानी में 10 ग्राम ही डाले। 10 ग्राम बोलेंगे तो ज्यादा 15 ग्राम डाल देता है ना। 1 लीटर में 1 ग्राम स्प्रे के लिए। और अंतिम में बीजोपचार। अगर अभी बीज लगाना बाकी है, बुआई करना बाकी है, तो अगर आप बीजोपचार करेंगे तो और बेटर रिजल्ट मिलेगा। कैसे? 5 किलो बीजों को 50 ग्राम मल्टीप्लायर और 150 ml पानी। अब देखिए यहाँ पर 50 ग्राम मल्टीप्लायर है, पानी 150 ml है। 50 ग्राम में 50 लीटर होना चाहिए, यहाँ 150 ml है, मिलीलीटर है। तो अगर आप इसमें ये डालेंगे तो क्या होगा, उसको मिक्स करने से उसकी पेस्ट बनेगी, और पेस्ट बनानी है हमें। 5 किलो बीज पर ये पेस्ट डाल देनी है और अच्छे से रगड़ लेना है। अच्छे से मिला लिया तो मल्टीप्लायर का कोटिंग बीजों पे हो जाएगा, और उन बीजों को आपके खेत में एक पेड़ की छांव में 45 मिनट तक के सूखने देना है। घर के अंदर भी नहीं, धूप में भी नहीं, एक पेड़ की छांव में 45 मिनट तक सूखने देना है, फिर उसकी बुआई करनी। इसका क्या फायदा होगा? अगर आप 5 किलो बीज बोते हैं, उसमें से 3 किलो को अंकुर निकलने वाला था, तो मल्टीप्लायर की ट्रीटमेंट करने से, सीड ट्रीटमेंट करने से 3.5 किलो को निकलेगा, 3.25 किलो को निकलेगा। तो पहले दिन से नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे जब बढ़ जाएंगे तो उत्पादन बढ़त की ओर अग्रसर हम पहले दिन से हो जाएंगे। लेकिन अगर बुआई हो गई है तो स्प्रे के माध्यम से और जमीन से इस्तेमाल करके हम 50% से ज्यादा उत्पादन लेंगे। नॉट टू वरी। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लायर का पूरा कंप्लीट डिटेल था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप जानकारी चाहते हैं तो www.krishnaagribusiness.com वेबसाइट पर जाकर के हमारा रिसर्च, हमारा अनुसंधान पे क्लिक कीजिए। सारी जो डिटेल मैंने आपको अभी बताई
ये सारी डिटेल वहां पर और विस्तार से उपलब्ध है। और खेती की कोई भी आपको समस्या है तो राकेश पाटिल सर कंपनी के एग्री कंसल्टेंट और डायरेक्टर हैं, इन्हें आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपकी खेती से संबंधित कोई भी समस्या है इसके लिए कंसल्टिंग आप ले सकते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट के अलावा भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर बाहर से कुछ डालने की आवश्यकता है तो ये आपको बताएंगे, कंसल्ट करेंगे और कंसल्ट करके आपको बताएंगे कि इस दवा के इस्तेमाल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। किसी भी फसल में सर के पास कई हजारों एकड़ अनार, अंगूर, केले, पपीता, बैंगन, टमाटर, फूलों की खेती, गुलाब की खेती, ऐसा कठिन कठिन फसलों के ये कंसल्टेंट है। तो छोटी छोटी फसलें तो ये एकदम आसानी से आपको ट्रीटमेंट बता देंगे और ये कंसल्टिंग जो है ये निःशुल्क है। तो खेती से संबंधित कोई भी समस्या आप इनसे निःशुल्क कंसल्टिंग ले सकते हैं। और आपने इस मीटिंग में सहयोग दिया, सहभाग दिया, 1 घंटा, सवा घंटा आपने ध्यान से सारी बातों को सुना, तो आपका मैं कंपनी की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। और हम अभी सवाल जवाब का सेशन लेते हैं। और लेट मी